हेलो एवरीवन। वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस एजुकेशन, जहां आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 21 दिसंबर 2020। वीडियो के आखिर में एक मोटिवेशनल कोट भी दिया गया है जो आप जरूर देखें, जो आपके फ्यूचर को ब्राइट और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। नंबर 1, इंडिया टू ब्रिंग मोर नेशंस इनटू कोस्टल रेडार नेटवर्क। As part of efforts to further expand the coastal radar chain networks meant to enable real-time monitoring of the high seas for threats, as also expand India's assistance for capacity building to Indian Ocean littoral states, efforts are in advanced stages to set up coastal radar stations in Maldives, Myanmar and Bangladesh, according to the defense sources. Similar proposals are being pursued with some or more countries. So, कोस्टल रेडार चेन नेटवर्क कोस्टल रेडार चेन नेटवर्क काम आती है जो समुंदर की तरफ से कोई भी थ्रेट अगर आएगी, अगर कोई भी मुसीबत हमारे सामने आएगी तो हमें वो पहले से पता हो जाएगा। जैसे कि जब 26/11 में मुंबई अटैक जो हुआ था, तो जो आतंकवादी थे वो सी रूट से आई थी, समुंदर की तरफ से आई थी। और तब हमारे पास ऐसा कोई चेन नेटवर्क नहीं था, ऐसा कोई रेडार नेटवर्क नहीं था जिससे हम लोग पता लगा सकते थे कि कौन कहाँ से आ रहा है। सो आफ्टर दैट, वो होने के बाद, वो अटैक होने के बाद एक लेसन मिला, एक सबक मिला, और उसके चलते कोस्टल रेडार चेन नेटवर्क इस्टेब्लिश किया गया, जिससे समुंदर में जो भी थ्रेट्स है, और ये सिर्फ आतंकवादी की थ्रेट्स नहीं, कुछ भी थ्रेट हो सकती है, नेचुरल डिजास्टर थ्रेट भी हो सकती है, जो भी थ्रेट समुंदर की तरफ से आती है या आएगी उसे कंट्रोल किया जाएगा, उसे मॉनिटर किया जाएगा। सो इंडिया में तो ऐसे बहुत सारे कोस्टल रडार स्टेशंस लग चुकी है, लेकिन अब एक कदम आगे बढ़ रहे हैं और आसपास की जो कंट्रीज है वहां पे भी कोस्टल रडार चेन नेटवर्क सिस्टम लगाया जा रहा है, जैसे कि मालदीव्स, म्यांमार, बांग्लादेश और भी कंट्रीज में भी लगाया जाएगा। इससे क्या होगा, इससे हर एक कोस्टल रेडार स्टेशन जो होंगे वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। ये एक चेन नेटवर्क की तरह बन जाएगा, हर एक स्टेशन एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहेगी और हर एक खतरे की खबर एक दूसरे तक पहुंचाती रहेगी। अंडर फेज 1 of the coastal radar chain network, 46 coastal radar stations have been set up across the country's coastline. इंडिया में 46 कोस्टल रेडार स्टेशंस लग चुकी है पूरे समुद्र किनारे में। Under phase 2 of the project, which is currently underway, 38 static radar stations and 4 mobile radar stations are being set up by the Coast Guard and is in advanced stage of completion. और फेज 2 की प्रोजेक्ट की जो फेज 2 है उसमें 38 स्टैटिक रेडार स्टेशन और चार मोबाइल रेडार स्टेशन लगाई जा रही है कोस्ट गार्ड के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, 5 states can borrow extra 16,728 crore rupees. The finance minister on Sunday said 5 states, including Tamil Nadu and Telangana, have been permitted to borrow an additional 16,728 crore rupees following completion of stipulated reforms for ease of doing business. So, पांच स्टेट्स को, 5 स्टेट जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, ये 5 स्टेट को परमिशन दिया गया है कि वो 16,728 करोड़ रुपीस एक्स्ट्रा बोरो कर सकती है। क्यों कर सकती है? क्योंकि उन्होंने जो स्टिपुलेटेड रिफॉर्म्स था वो रिफॉर्म को अपने स्टेट पे लागू किया, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस था। जैसे कि एक उनमें से एक था वन नेशन वन राशन कार्ड, ये वहां पे स्थापित किया गया, लेकिन बहुत सारी स्टेट्स, मेजॉरिटी स्टेट्स ने ये नहीं किया। The government in May decided to link grant for additional borrowing permissions to states with reforms undertaken by them to facilitate ease of doing business. So जो जो states ने ये रिफॉर्म किया है उनको ही एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, एक्स्ट्रा बोरो कर सकते हैं वो लोग, और जिन्होंने नहीं किया वो एक्स्ट्रा बोरो नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया यूएस mull over unfinished work. With exactly a month left in US President Donald Trump's tenure, US Ambassador to India Kenneth Just began a series of calls on Defense Minister Rajnath Singh and Petroleum Natural Gas Minister Dharmendra Pradhan and NITI Niti Aayog Chief
Amitabh Kant, as well as farewell discussions with US-India business chambers, USIBC and USISPF. So डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी खत्म होने को आ चुकी है, अब से 1 मंथ ही बचा है. सो उनका जो एम्बेसडर था, यूएस एम्बेसडर जो था केनेथ जस्टर, उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर को, पेट्रोलियम नेचुरल गैस मिनिस्टर को कॉल किया, नीति आयोग चीफ को कॉल किया और उन्हें फेयरवेल डिस्कशंस की गई. फेयरवेल जो होती है वो उसलिए कॉल की गई कि उन लोगों ने लास्ट 4 इयर्स में मिलके काम किया और बहुत सारी डिप्लोमेटिक, डिफेंस, कॉमर्शियल, एनर्जी, हेल्थ एरियाज में काम किया. और भी बहुत सारे काम थे जो अनफिनिश्ड रह गई है, अनफिनिश्ड बिजनेस कहा जा रहा है, जैसे कि पॉसिबल सैंक्शंस ऑफ लोन वेवर्स या फिर ट्रेड नेगोशिएशन या फिर न्यूक्लियर डील. ये सब अनफिनिश्ड बिजनेस रह चुका है, जो फिनिश नहीं हुआ है. सो ये सबको लेके उन्होंने थोड़ा फेयरवेल डिस्कशन किया. इसमें जो यूएसआईबीसी है उसका फुल फॉर्म है यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल एंड यूएसआईएसपीएफ का फुल फॉर्म है यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम. नेक्स्ट पॉइंट, stopping the slide of healthcare in India. India's healthcare is a dark echo chamber. It is 70% private and 30% public in a country where 80% people do not have any protection for health and the out-of-pocket expenses is high as 62%. So Indian healthcare बहुत ज़रा अंधेरे में, क्योंकि इंडिया में 70% प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम्स है और 30% पब्लिक है, जहाँ पे 80% पीपल को प्रोटेक्शन नहीं मिलती है हेल्थ केयर का. और उनके पास इतने भी एक्सपेंस नहीं होती है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंस कर पाए, बहुत ज़्यादा खर्चे कर पाए प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स में. सो 80% पीपल जिनके पास उतनी अमाउंट होती नहीं है कि वो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जा पाए, उनको पब्लिक हॉस्पिटल में इलाज करना चाहिए. लेकिन इंडिया में 30% ही पब्लिक हॉस्पिटल है. With public spending at 1.13% of GDP and a huge shortage of healthcare workers, particularly nurses and midwives, policy moves and plans appears like sound in emptiness. So एक तो खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, ऊपर से हेल्थ वर्कर्स ज़्यादा होते नहीं है, नर्सेज मिडवाइव्स कम पड़ जाते हैं. और इसके लिए आप जब पॉलिसी मूव करते हो, कोई प्लान करते हो, तो वो एक खालीपन में चले जाता है, कुछ काम नहीं होता वो पॉलिसी का. The fact is 85% of population cannot afford high cost corporate private healthcare. So ये फैक्ट है कि 85% पॉपुलेशन, 85% पीपल इतने हाई कॉस्ट हॉस्पिटल में इलाज नहीं कर सकते. दे कैन नॉट पे दैट मच. इवन विद avowedly 12 crore card holders under Ayushman Bharat, only 1.27 crore people have taken advantage of the scheme. So गवर्नमेंट की तरफ से आयुष्मान भारत के अंडर में 12 करोड़ कार्ड होल्डर्स को, मतलब 12 करोड़ कार्ड दिए गए, 12 करोड़ कार्ड होल्डर्स को दिए गए, लेकिन उनमें से सिर्फ 1.27 करोड़ पीपल ही एडवांटेज ले पा रही है स्कीम का, बाकी कोई ये एडवांटेज नहीं ले पा रहा है. द एजेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द अदर हैंड हैव एन इंसेंटिव फॉर ड्राइविंग डाउन द प्राइस टू प्रोसीड्यूर. एज अ रिजल्ट हॉस्पिटल्स selectively offer some services and procedures while denying some. So गवर्नमेंट के जो एजेंट होते हैं, वो लोग जो इंसेंटिव होती है ड्राइविंग डाउन द प्राइस ऑफ प्रोसीड्यूर, जो इंसेंटिव होती है उसकी प्राइस को कम कर देती है, और मतलब जो पैसे देने चाहिए गरीबों को वो नहीं देते. और जो हॉस्पिटल्स में जब जाते हैं इलाज के लिए, तो उनका इलाज कभी कभी किया जाता है और ज़्यादातर जो इलाज होता है वो डिनाई कर दिया जाता है. India's health problem was 80:20 ratio rule. 20% of people can afford modern healthcare. 20% जो इंसान है वो मॉडर्न हेल्थ केयर को अफोर्ड कर सकते हैं, जो पैसे खर्च करके प्राइवेट हॉस्पिटल में मॉडर्न फैसिलिटीज, मॉडर्न टेक्नोलॉजी में अपना इलाज कर सकते हैं. 40% कैन नॉट अफोर्ड इट ऑल. 40% बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते. एंड अदर 40% द सो कॉल्ड नॉन पुअर पे विद डिफिकल्टी. और बाकी के जो 40% है वो उनको नॉन पुअर कहा जाता है, जो मीडियम में होता है, लेकिन वो लोग जब इलाज कराते हैं मॉडर्न हेल्थ केयर में, लेकिन उनको बहुत मुश्किल के साथ पे करना पड़ता है.
Nearly 70 million of the non-poor slide into poverty on year-to-year basis. So आज 40% नॉन पुअर बहुत मुश्किल से अपना बिल पे कर दिया प्राइवेट हॉस्पिटल में. अगले साल 70 मिलियन नॉन पुअर पीपल जो होते हैं वो गरीब हो जाते हैं, पॉवर्टी में चले जाते हैं. तो इसको लेके गवर्नमेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंट देना चाहिए. दूसरे कामों पे कम खर्चे करने चाहिए, इस सब कामों में ज्यादा खर्चा करना चाहिए, क्योंकि ये इंसानों के लिए है. और जो आप कर रहे हैं, जो दिखाने के लिए, टूरिज्म के लिए किया जाता है, वो इंसान हमारे देश के इंसानों के लिए नहीं होता है. नेक्स्ट, IT Min restarts talk to use of AI for welfare schemes, trial run planned. The Ministry of Electronics and Information Technology has restarted consultations with other ministers and government departments on the use of artificial intelligence, especially in implementation of state-run services. So, Ministry of Electronics and Information Technology ने दूसरे मिनिस्ट्रीज एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ बातचीत की कि जो स्टेट रन सर्विसेज होती है उसमें AI का यूज किया जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाए. For now, the ministry may use AI on a trial basis on some of the welfare and scholarship programs. That is overseas officials said. So, फिलहाल ट्रायल बेसिस में AI यूज किया जाए. कुछ वेलफेयर एंड स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स है, वहां पे AI यूज कर सकते हैं और उन्हें ट्राई कर सकते हैं. A national implementation plan for AI will be released after that. और ये करने के बाद ही जो इम्प्लीमेंटेशन, जो पूरे देश में इम्प्लीमेंटेशन होगा AI का, उसके बाद ही रिलीज किया जाएगा. Higher government spending may boost economy, but challenges remain. The vaccine may boost consumer confidence and speed up business activity, but the next few years are going to be difficult time for most Indians, in particular those earning a livelihood in the informal economy. So, वैक्सीन आने वाली है, वैक्सीन निकल चुकी है, अब लॉन्च होने वाला है. तो ये वैक्सीन आएगा तो एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के लिए. सब इंसानों को एक बूस्ट मिलेगा कि हाँ चलो वैक्सीन आ गया है, हमें सोशल डिस्टेंस, मतलब जो सोशल वैक्सीन है वो सब तो मेंटेन करना ही पड़ेगा. मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंस रखना, हाथ धोना, ये सब तो मेंटेन करना ही पड़ेगा. लेकिन साथ साथ एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ वैक्सीन आ चुकी है. अब जब वैक्सीन आ चुकी है तो हम लोग थोड़ा कॉन्फिडेंस होकर काम कर सकते हैं. लेकिन स्टिल जो चैलेंजेस है वो तो रहेगी, क्योंकि नेक्स्ट कुछ इयर्स इंडियंस के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, डिफिकल्ट होने वाली है, क्योंकि जीडीपी बहुत ही खराब है इंडिया का और उसे ठीक होने में कम से कम 2 साल तो लगेगी. With the services sector lagging behind and unlikely to recover quickly, there aren't going to be too many employment opportunities. जो सर्विस सेक्टर्स है वो बहुत पीछे छूट जा रही है और वो बहुत ज़्यादा जल्दी रिकवर नहीं करेगी, जिसकी वजह से नए जॉब मिलना, नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी. द बैंकिंग सेक्टर could see more pain than seems to be premised right now. बैंकिंग सेक्टर में अभी जितना प्रॉब्लम हो रहा है, शायद इससे ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है. तो वहां पे भी सबको थोड़ा पेन लेना पड़ेगा. नेक्स्ट, हाउ पॉजिटिव पे सिस्टम कुड सिक्योर चेक पेमेंट फर्दर. On January 1st, 2021, the Reserve Bank of India will introduce the positive pay system for check transaction over rupees 50,000 in a bid to enhance safety and eliminate frauds. तो 2021 जनवरी 1 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक सिस्टम को इंट्रोड्यूस करेगी जो है पॉजिटिव पे सिस्टम. ये सिस्टम के दौरान चेक ट्रांजैक्शन जो की जाएगी 50,000 रुपए और उसके ऊपर, उसे पॉजिटिव पे सिस्टम के अंदर से गुजरना पड़ेगा, जिससे ये चेक किया जाएगा कि ये सेफ है और फ्रॉड तो नहीं है ना. अगर ये फ्रॉड हुआ, सेफ नहीं हुआ, तो उसे पकड़ लिया जाएगा. द कॉन्सेप्ट ऑफ तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, जो पॉजिटिव पे सिस्टम है इसका कॉन्सेप्ट क्या है. द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव पे इन्वॉल्व्स अ प्रोसेस ऑफ रिकन्फर्मिंग की डिटेल्स ऑफ लार्ज वैल्यू चेक्स. तो आप जब बैंक में जा रहे हो 50,000 की चेक ट्रांजैक्शन करने, सबमिट मतलब आप डिपॉजिट करने जा रहे हो या फिर विड्रॉ करने जा रहे हो, कुछ भी करने जा रहे हो, ट्रांजैक्शन करने जा रहे हो 50,000 या उसके ऊपर चेक,
तो आपको आपके की डिटेल्स जो है उसको रिकन्फर्म करना पड़ेगा, मतलब आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कि आप ही हो। तो उसके लिए क्या क्या चाहिए होगा? अंडर दिस प्रोसेस द इश्यूअर ऑफ द चेक सबमिट्स इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू चैनल्स लाइक एसएमएस, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग एंड एटीएम। सो एसएमएस, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग या एटीएम, इनमें से कुछ भी हो, आप इनमें से कोई भी एक में आपको सबमिट करना पड़ेगा। जो चेक लेने जा रहे हैं आपको इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट करना पड़ेगा। सर्टेन मिनिमम डिटेल्स ऑफ दैट चेक लाइक डेट, नेम बेनिफिशियरी और पे योर अमाउंट। तो आप चेक में जो नाम, बेनिफिशियरी आपका नाम, डेट जो होता है, जो पेई होते हैं और अमाउंट जो होता है, ये सब आपको ये डिटेल्स देना पड़ेगा टू द ड्रॉई बैंक, मतलब जिससे आप पैसे लेने वाले हो। डिटेल्स ऑफ विच आर क्रॉस चेक्ड विद द प्रेजेंटेड चेक बाय चेक ट्रंकेशन सिस्टम। सो ये चेक की जो आपको डिटेल दी गई है वो डिटेल को क्रॉस चेक किया जाएगा जो चेक आपने दिया है। सो आपसे कुछ चेक मांगा जा रहा है और आप जो चेक दिए हैं ये दोनों को क्रॉस चेक किया जाएगा, ये देखने के लिए कि आप ही सेम पर्सन हो या नहीं। अगर आप सेम पर्सन हो तो आपको ट्रांजैक्शन कर दिया जाएगा, और अगर आप सेम पर्सन नहीं हो तो आपको पकड़ लिया जाएगा। उसके बाद जो एक्शंस होगी वो बैंक के ऊपर होगी। नेक्स्ट, नेपाल set to face Nepal set to face fresh election. In an emergency cabinet meeting held on Sunday morning, Prime Minister KP Sharma Oli recommended the resolution of Parliament of Nepal and called for general election. So, इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग में नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ने पार्लियामेंट ऑफ नेपाल की डिसोल्यूशन की और कहा कि एक जनरल इलेक्शन की जाएगी। द डिसीजन वाज रेटिफाइड बाय प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी इन एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट आवर्स लेटर। The President has called for two-phase election to be held on April 30 and May 10 next year. The dramatic move came after weeks of tension with challenger Pushpa Kamal Dahal Prachanda, who has been demanding that Mr. Oli change his style of governance. So, next year, April 30 और May 10 में दो फेज की इलेक्शन लड़ी जाएगी। और ये इलेक्शन की जा रही है क्योंकि एक ड्रामेटिक टेंशन हो गया था लास्ट फ्यू वीक्स में। जो चैलेंजर है पुष्पा कमल दहाल, उन्होंने कहा था मिस्टर ओली का जो गवर्नेंस स्टाइल है वो चेंज हो चुका है। तो इसके लिए जो प्राइम मिनिस्टर केपी ओली है उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर से जनरल इलेक्शन की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, न्यू वायरस स्ट्रेन आउट ऑफ कंट्रोल, यूनाइटेड किंगडम। British Health Secretary Matt Hancock said on Sunday that the government has imposed a strict Christmas lockdown in London and southeast England because a new strain of coronavirus was out of control. So British Health Secretary Matt Hancock ने ये कह दिया है कि लंदन और साउथ ईस्ट इंग्लैंड में क्रिसमस के दौरान स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की जाएगी क्योंकि कोरोना वायरस के न्यू सिम्टम्स, न्यू स्ट्रेन मतलब न्यू नंबर्स आने लगे हैं। बोल सकते हैं कि सेकेंड फेज आने लगा है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज कॉलिंग ऑन इट्स मेंबर्स इन यूरोप टू सेट अप मेजर्स अगेंस्ट कोविड-19। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी यूरोप में कॉल कर रही है अपने मेंबर्स को, ये कहते हुए कि आप लोग वहां पे संभालें, कोविड-19 के अगेंस्ट जो जो मेजर्स ली जाती है आप वो सब जल्द से जल्द लें और इसे फैलने से रोकें, इसे कंट्रोल में लाए। आउटसाइड ब्रिटेन, 9 cases of new strain has been reported in Denmark as well as one case in the Netherlands and another in Australia according to the WHO. So WHO के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि ब्रिटेन के बाहर 9 केसेस डेनमार्क में रिपोर्ट की गई नए कोरोना के केसेस, और नेदरलैंड में एक केस की गई और ऑस्ट्रेलिया में एक और केस की गई। और ये नए कोरोना मतलब एकदम फ्रेश और सीवियर कोरोना की बात की जा रही है, कोई नॉर्मल कोरोना की नहीं। उसके बाद इम्पोर्टेंट डेज एंड 21 दिसंबर का इम्पोर्टेंट डेज कोई है नहीं, सो देयर इज नो इम्पोर्टेंट डेज। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट टुडेज कोट, और आज का मोटिवेशनल कोट है, इफ यू आर ऑलवेज लुकिंग बैक हाउ कैन यू एक्सपेक्ट टू मूव फॉरवर्ड, कीप योर आईज ऑन द प्राइज, यू आर डेस्टाइन्ड टू गेट देयर। अगर आप हमेशा पीछे देखते रहोगे तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? आपकी नजर प्राइज में जमाए रखिए क्योंकि वही आपकी गोल है, वही आपका अचीवमेंट है।
अगर आप हमेशा पास्ट को देखते रहोगे, आपने, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, आप पिछली बार फेल हो चुके हो, पिछली बार आप नहीं कर पाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप नेक्स्ट टाइम भी फेल हो जाओगे। आपको, अगर आप पीछे देखते रहे, आप अगर वही रिजल्ट को बार बार देखते रहे कि आप फेल हो गए थे, फेल हो गए थे, फेल हो गए थे, तो हाँ आप श्योरली अगले बार भी फेल हो जाओगे। ये सिंपल सी बात है। क्योंकि अगर आप पीछे देखते रहोगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप पीछे नहीं देख सकते। ये सिंपल सी बात है। अगर आपको आगे बढ़ना है, आपकी जो प्राइज है, आपकी जो गोल है, अगर आपको वो पाना है, तो आपको पीछे देखना बंद करना पड़ेगा, सिर्फ आगे बढ़ना पड़ेगा। पीछे जो हुआ है, जो आपके साथ हुआ, या फिर आप फेल हुए, आप उससे सीख रहे हो, आपने उससे सीखा, सीखने के बाद आप आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ के वही चीज को दोबारा अचीव कर रहे हो, क्योंकि आप वहां पर जाओगे ही, ये आपकी डेस्टिनी में है। सो आप अगर ऐसा सोच रखते हो कि हाँ मुझे वहां जाना है, मुझे ये गोल अचीव करना है, मुझे सक्सेस होना है और मुझे आगे बढ़ना है, तो आप सक्सेस जरूर हो जाओगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।